नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं लवीना राज और अब आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दों का महायुद्ध। आज का ये मुद्दा है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? क्या 1945 का जापान 2026 का ईरान बनने वाला है? आप जरा अब मेरे साथ कल्पना कीजिए, एक बटन दबता है और कुछ ही सेकंड में एक पूरा का पूरा शहर नक्शे से ही गायब हो जाता है। ना कोई चेतावनी, ना कोई बचाव, बस राख, खामोशी और उसके बाद मौत। दुनिया ये मंजर पहले देख चुकी है डिजिटल साथियों, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिर गया था। और आज एक बार फिर से वही डर लौट आया है। ईरान, जिसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से दुनिया कांप रही है, जिसके खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी खुलकर खड़े हैं, क्या वो अगला निशाना बनने वाला है? बहस की मैं शुरुआत करूं उससे पहले आइए आपको कुछ फैक्ट्स दिखा देती हूं। क्यों ईरान अगला जापान बन सकता है? जापान पर परमाणु बम गिराने के कारण क्या है? इसके साथ ही अब आपके सामने रखेंगे कि ईरान पर भी क्यों परमाणु बम गिर सकता है, इसके फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका उस वक्त ये जानता था कि जापान सरेंडर नहीं करने वाला है, इसीलिए परमाणु बम गिराया गया। लेकिन आज की स्थिति क्या है, इधर आप देखिए, ईरान भी इसी स्थिति में है, सरेंडर करने को बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रहा, इसीलिए ये पहला बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा, बम नहीं गिराता तो उस वक्त युद्ध लंबा चल सकता था, और आज की स्थिति क्या है, ये युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, यानी कि यहां पर भी इसी तरह युद्ध लंबा खिंचने के आसार हैं। तीसरा कारण, ग्राउंड ऑपरेशन से अमेरिकी सेना को उस वक्त बहुत भारी नुकसान का खतरा था, लेकिन आज क्या हो रहा है, ईरान भी इसी तरह से अमेरिकी बेसिस को टारगेट तो कर ही रहा है। चौथा बड़ा कारण, उस वक्त परमाणु कूटनीति में अमेरिका अपनी ताकत को दिखाना चाहता था, और आज क्या हो रहा है, ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, जवाबी हमले दे रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत को नहीं दिखाना चाहते? इसीलिए आज के कुछ सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और परमाणु तबाही की उल्टी गिनती को शुरू कर चुकी है? क्या एक और हिरोशिमा लिखा जा चुका है? बस अगर कुछ बाकी है तो वो तारीख है। आइए इसी पर शुरू करते हैं मुद्दों का महायुद्ध। और आइए जो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूं। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी भी हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मयंक सर, मैं आपके साथ यहाँ शुरुआत करना चाहती हूँ। एक आदमी की सनक जिसकी वजह से दुनिया वैसे ही यहाँ पर सफर कर रही है, क्या ये सनक परमाणु बम फोड़ने से खत्म हो जाएगी, और उसके बाद भी सर ये खत्म होगी क्या? मैं नहीं जानती हूँ। देखिए लवीना जी, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि परमाणु बम जो है वो एक आखिरी मुद्दा हो सकता है, और कोई इतना भी सनकी नहीं है कि इस समय परमाणु बम गिराएगा। हद से हद जहां तक मुझे दिखाई देता है कि एक कन्वेंशनल म्यूनिशन का इस्तेमाल किया जाए, और लड़ाई अगर उस खेमे तक पहुंचती है तो वो किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर एक कन्वेंशनल अटैक, ये बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, परंतु उसके भी रिजल्ट्स बहुत ही भयावह प्रतीत होते हैं। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि ये कदम उठाने से पहले कोई भी सनकी हो, वो जरूर 10 बार सोचेगा और शायद इस काम को अंजाम ना दे, ये मेरा मानना है। ओके शैलेंद्र सर, इसी सवाल के साथ आपसे भी मैं सर शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ धमकी भर है, या कोई रणनीति के तहत किया जा रहा है, या फिर सच में परमाणु बम फोड़ सकता है अमेरिका? जय हिंद, नमस्कार। आप किसी भी तरह की कोई भी जो स्टेटमेंट्स निकल कर आती हैं, चाहे वो ईरान से आए चाहे यूएस से, उसके पीछे एक प्रोपेगेंडा ज़रूर होता है, उसके पीछे एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ज़रूर होती है, उसके पीछे की जो चीज़ें हैं जो जनता को दिखती नहीं है, उन्हें एवेलुएट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अगर ये बॉम्ब का जो सो कॉल्ड इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, मुझे बताइए ये क्यों होना चाहिए? बिकॉज हमारे लिए सबसे बड़ा अच्छा एडवांटेज ये है कि हम ना यूएस है ना ईरान है, इसलिए हम जैसे लोग, दैट इज़ इंडिया जैसे लोग, इसको ज़्यादा अच्छे से आकलन कर सकते हैं किस लिए होना चाहिए इस्तेमाल। आपने वो जो 4, 5, 6 सिमिलैरिटी बताई, वो सिमिलैरिटी इज बाय चॉइस। अगर यूएस की आवाम कह रही है कि ये लड़ाई आपकी बाय चॉइस है, ये आपके पास थोपी थोड़ी ना गई है, ये तो आप गए हैं इस लड़ाई में। और एक बात बताइए, यूएस की आवाम को क्या फर्क पड़ रहा है सिवाय बॉडी बैग्स के? भाई ये उनकी जमीन पे तो अटैक है ही नहीं, तो आपका क्या वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया? मुझे आप बताइए। अगर आपकी लड़ाई आपने डाली है एक दूसरे कंट्री के ऊपर, और वो कंट्री वियतनाम की तरह, अफगानिस्तान की तरह, मे बी टू सम एक्सटेंड इराक की तरह अगर खड़ा है, तो वेल खड़ा है, अपने जज्बे पे खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना इतना आसान होगा। और अबव ऑल, चलिए एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं, कौन सा बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे? 1 किलोटन, 5 किलोटन, मेट्रिक टन, कौन सा टन करेंगे?
और कौन आपको करने देगा, उसके बाद क्या, ये चीजें। अब जैसे बात करी ना न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चेरनोबिल बिना किसी अटैक के आज तक ना केवल बंद है, वहां से अभी भी रिसाव शुरू है, और वो उस समय जब हुआ था 2200 किलोमीटर तक उसका इफेक्ट था जो रेडिएशन गई थी। ये छोटी मोटी बातें नहीं है, ये लेसन्स लर्न्ड है। मुझे लगता है इवन पागलपन में अगर ट्रम्प चाहेंगे तो शायद कहीं ना कहीं उनका दिल इस बात की गवाही कभी नहीं देगा, क्योंकि आप कभी ओवर रूल नहीं कर सकते कि ईरान पर अटैक पूरी दुनिया को असर नहीं करेगा। एक छोटी सी हॉर्मुज का अटैक सो कॉल्ड इस समय पूरी दुनिया को एक ब्लैकमेल के ऊपर खड़ा कर रखा है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी अटकी हुई है। अगर वहां बाबल देव में भी कुछ कर दिया आपने तो आप सोच लीजिए 35% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड अटक जाएगा। न्यूक्लियर ऑप्शन, मैं सबसे जिम्मेदारी लेकर कहता हूं कि न्यूक्लियर वेपन बनाए ही इसीलिए गए थे कि न्यूक्लियर अटैक ना हो पाए। दे आर दी वेपन्स ऑफ डेटरेंस, नॉट ऑफ यूज। ओके, इसी पर मयंक सर, मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये परमाणु बम फोड़ने का सवाल ही इसीलिए आया क्योंकि ये स्थिति कहीं ना कहीं हम पहले देख चुके हैं और उसका दंश लंबे समय तक कैसे उस इलाके ने झेला है वो आज भी दुनिया देखती है। सर, मैं अगर आपसे बड़े सरल भाषा में समझना चाहूँ, तब में और अब में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ बड़े कारण तो हैं जो सिमिलैरिटीज को दिखाते हैं मयंक सर। जी, उस समय आप देखिए कि जापान ने अमेरिका के साथ युद्ध में उस नहज पे पहुंच गया था कि अमेरिका चाहता था कि इसको इस समय खत्म किया जाए लड़ाई को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक। हमको ध्यान है कामेकाजी वहीं से नाम आया था, आज कामेकाजी ड्रोन जोड़ रहे हैं। तो 7 दिसंबर 1941 का जो अटैक था वो अमेरिका भूल नहीं पा रहा था और उसको किसी तरीके से अपना बदला लेना था। तब उसने वो लिटिल बॉय और क्या था एनोला ग्रे को इस्तेमाल करके वहां पर बम गिराया था। इस समय स्थिति जो है वो बिल्कुल बदली हुई है। इस समय अमेरिका का पूरे विश्व पर वर्चस्व नहीं है। अमेरिका भी इस समय जो सोसाइटी है, देश जो हैं वो नेशनलिज्म से ऊपर ग्लोबलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। हर देश दूसरे देश पर निर्भर है। आज हम चाहे जितनी बात कर लें, हम अमेरिका से तेल और गैस आयात भी कर रहे हैं। तो कोई भी देश एक दूसरे देश से अछूता नहीं है, हर एक का दूसरे देश से वास्ता है। तो यही इंटरलिंकेजेस जो हैं वो देशों को रोकती हैं ऐसे कदम उठाने से। और दूसरी बात यह है, मजाक की बात कहते हैं कि भाई आपने अभी तक ईरान के ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि उसके पास हो सकता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता हो, तो आपने कोरिया पे क्यों नहीं किया? कोरिया पे इसलिए नहीं किया क्योंकि कोरिया के पास में ऑलरेडी एटॉमिक बॉम्ब है। तो डेटरेंस, जैसे कि कर्नल शैलेंद्र ने बात की कि ये डेटरेंस के लिए होते हैं और इतना आसान नहीं होता है किसी भी न्यूक्लियर विस्फोट को करने का। ठीक है, इसी के साथ शैलेंद्र सर, मेरा सवाल आपसे अब ये है, क्योंकि सर ने ताकत की भी यहाँ पर बात की अमेरिका की, ये इसमें कितनी सच्चाई है आप भी ये बताइएगा। जब जापान पर अटैक उस वक्त किया गया था तो अंदर खाने लोग ये बताते हैं, एक्सपर्ट से बताते हैं कि जापान उस हद तक पहुंच गया था कि सरेंडर कर दिया जाएगा, लेकिन अमेरिका अपनी ताकत भी उस वक्त सोवियत संघ उस पूरे इलाके में या एक बड़ी ताकत बनकर उभरना चाहता था, इसीलिए भी उसने अटैक किया। तो क्या ये स्थिति इस वक्त नहीं बनती हुई दिख रही है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो खुद को शक्तिशाली बताने की कोशिश करते ही रहे हैं ना अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में? दो पार्ट हैं इसके। एक है कि ट्रंप अपने आप को कितना शक्तिशाली समझते हैं और एक है कि यूएस अपने आप को कितना शक्तिशाली समझता है। अगर ट्रंप को छोड़ दे 2 मिनट के लिए, हम तो बात कर रहे हैं वर्ल्ड ओपिनियन उनके साथ नहीं है, उनकी तो अपनी लोकल ओपिनियन उनके साथ नहीं वो है। नो किंग्स प्रदर्शन होता है वहां पर। 50 जगहों पर 50 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के 50 स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहा है कि जनाब ये नो किंग वाला मामला है। यूरोप में हो रहा है, नेटो में हो रहा है, वर्ल्ड में हो रहा है। मैं इन सबको इग्नोर करता हूँ, लेकिन मैं जरूर तवज्जो देना चाहूंगा कि जो उनके अपने कंट्री में हो रहा है। आपने सवाल पूछा था कि तब और अब में क्या फर्क है। तब और अब में सबसे बड़ा फर्क यह है, उस समय दुनिया में, यूएस में किसी को नहीं पता था कि एक न्यूक्लियर स्ट्राइक के बाद उसका असर क्या होगा। आपने वो भयानक असर देख लिया है, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ का असर देख लिया है। ह्यूमैनिटी आपको कभी माफ नहीं करेगी कि अगर आप इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करते हैं। मैं कहता हूं 2 सेकंड के लिए, अगर यूएस को उस लेवल पर जाना है जिसको बोलते हैं ना इनह्यूमन लेवल पर, वो मुझे नहीं लगता कि उसकी आवाम उतनी इनह्यूमन है जितना कि ट्रंप इस समय प्रिटेंड कर रहे हैं। और अगर आप ट्रंप के वर्ड्स में भी देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्रेट है, वो थ्रेट के साथ बाकी चीजें भी बोल लेते हैं कि चलिए जी हमारे को गिफ्ट दे दिया। जो वो कहते हैं अगर 10 जहाज गिफ्ट में दे दिए तो क्या मैं ये कहूं कि आपको रिश्वत दे दी? देखिए, चीजों को 2 तरह से पढ़ा जा सकता है। इस समय ट्रंप जो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं कैरेट एंड स्टिक,
कैरेट दिखा रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो, स्टिक दिखा रहे हैं मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा ये कर दूंगा। दोनों ही चीजें वॉर में, डिप्लोमेसी में, मिलिट्री पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में जरूर की जाती हैं। हर एक कोई करता है, वो कोई नया नहीं कर रहे हैं, बट अपने आप में न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, न्यूक्लियर के लेवल पर आना, ये अटैक या ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं भी उसके नजदीक है। मयंक सर, अगर हाइपोथेटिकली या फिर आगे बढ़ता हुआ युद्ध, क्योंकि देखिए अब यहाँ से कहाँ जा रहा है युद्ध ये तो इस वक्त समझना ही होगा ना, अगर ऐसा हो जाता है, उस वक्त हिरोशिमा नागासाकी को हम देखते हैं किस तरह से वहाँ पर जबरदस्त तबाही मचाई गई। अगर ईरान पर ऐसा कोई अटैक होता है तो आपको क्या लगता है किस इलाके को वहाँ पर टारगेट किया जाएगा, या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कहाँ पर तबाही ला सकता है अमेरिका? देखिए, आपने नोट किया होगा इस समय जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास में अटैक होता है वो 350 मीटर दूर बुशेर की फैसिलिटी पे होता है, राइट, जो कि ईरान में है। ईरान उसका बदला लेता है दुमिनो के अटैक के ऊपर, जो कि इजराइल में मौजूद है। अटैक न्यूक्लियर संयंत्र के ऊपर नहीं होता, उसके पास में होता है। सिग्नलिंग होती है कि भाई आपके जो न्यूक्लियर संयंत्र हैं मेरी मार की जद में हैं। चलिए फर्ज कीजिए, मान लेते हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट बनाकर अटैक किया जाएगा, और टारगेट बनाने के लिए सबसे तगड़ी फैसिलिटी बुशेर की है, जो कि दक्षिणी ईरान में स्थित है। बुशेर आखिर उस जगह पर है जो मात्र 60 किलोमीटर दूर है खर्ग आइलैंड से, जिसके बारे में ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे इनके तेल पर कब्जा करना है, खर्ग के ऊपर हमने अपने फौजी उतारने हैं। अगर बाई चांस बुशेर पर अटैक होता है, खर्ग तो आपके हाथ से गया। पूरी की पूरी जितनी भी फारस की खाड़ी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ का पानी जो है वो विषैला हो जाएगा अगर बाई चांस इसके ऊपर अटैक होता है। विषैला हुआ पानी, इसका असर कहां पड़ेगा? क्योंकि डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं पानी यहां से उठाते हैं। कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, जितने भी देश हैं, कतर, इनका जितना पानी आता है उस इलाके से आता है वो जहरीला हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारे देश जो हैं वो चुप बैठेंगे? इनका प्रेशर भी जाएगा यूएसए की तरफ। तो इतना आसान नहीं है कि किसी भी सोच को, मतलब ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं कि परमाणु संयंत्र के ऊपर अगर उन्होंने कन्वेंशनल बॉम्ब डाला, परमाणु बम फोड़ना बहुत बड़ी दूर की बात है, इतना आसान नहीं होता डिसीजन लेना। पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए भी आपको बहुत सोचना पड़ता है। तो इसलिए मान के चलिए कि इस समय हवा क्रिएट किया जा रहा है, पोस्चरिंग हो रही है। जहां तक मेरा अनुमान है ऐसा ड्रास्टिक स्टेप जो है मुझे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और सर एक और बात शैलेंद्र सर इसमें जोड़नी होगी कि सिर्फ वो नहीं है कि जो तस्वीर हम देखते हैं अभी तक, क्योंकि वही दिखाई जाती है ना कि मशरूम की तरह वो कैसे अटैक होता है, और उस वक्त जो तबाही हुई, उस वक्त जो लोगों की मौत हुई वो दूसरा है, लेकिन उसके बाद के परिणाम, रेडिएशन, कितने और कंट्रीज या कितने और इलाके चपेट में आए। अगर ये स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिखती है तो मैं चाहती हूँ कि आप उस मैप को भी नाम के साथ शैलेंद्र सर समझा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही हो सकती है या कौन कौन उसकी चपेट में आ सकता है रेडिएशन को लेकर खास तौर पर। मैं आपका वो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, पहले उसको आंसर करना जरूर चाहूंगा जो आपने पूछा। अगर कहा जाए स्पेकुलेटिवली कि अगर इस्तेमाल होगा तो कहाँ होगा, ठीक है। इस समय दुनिया में अगर कहीं कोई इस चीज को डिसाइड करे कि ईरान में कहाँ होगा, सिवाय तेहरान के कहीं नहीं हो सकता, फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि आप ये जो लास्ट ऑप्शन अपना एक्सरसाइज करते हैं वो आप उस जगह करते हैं जहां तबाही एग्जेम्पलरी बन जाए। अनफॉर्चुनेट है लेकिन वो एग्जेम्पलरी बन जाए, वो इतनी ज्यादा खौफनाक हो कि आज के अगले, जैसे पिछले 80 साल से हम न्यूक्लियर को इस्तेमाल नहीं कर पाया है कोई भी। क्यों? क्योंकि उसका खौफ है। तो अब अगर होगा तो उस खौफ को डबल करना पड़ेगा, ट्रिपल करना पड़ेगा, सुप्रीमेसी ऑफ यूएस सबसे ऊपर लानी पड़ेगी। लेकिन ये मेरा सवाल का आंसर सिर्फ थ्योरेटिकल है। अब आगे बात आपने जो रेडिएशन से रिलेटेड करी, मेरे पास ऐसे बॉम्ब हैं, चलो मेरा छोड़ दीजिए, मेरे पास तो बहुत बड़े बॉम्ब हैं। पाकिस्तान ने तो क्लेम किया मेरे पास पहिया के बम है, तो 100 ग्राम दे भी बम है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, उस 100 ग्राम के बम की जो रेडिएशन है वो तो 2 ही किलोमीटर जाएगी, और चलो हवा चल रही होगी तेज 3 किलोमीटर जाएगी। तो आप फिर इसका कहीं कोई आकलन नहीं किया जा सकता। आकलन जब किया जा सकता है कि आप कितना बड़ा बम इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने बड़े इलाके को अफेक्ट करना चाहते हैं। आपने अगर सबसे बड़ा बम इस्तेमाल कर रखा है और वो भी ईरान पर, तो आपको क्या लग रहा है कि उस समय की वो जो विंड डायरेक्शंस हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो उसको क्या पड़ोसी देश तक ले जाएंगी? नहीं ले जाएंगी। ये एक दिन की बात नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, चेरनोबिल। आप सोचिए, उसको ऊपर से सीमेंट कर डबल कैन कर सील प्रूफ कर दिया, उसके बावजूद उसमें से लीकेज हो जाता है।
तो ये इतना आसान काम नहीं है, बट आपको सेंसेशन के लिए मैंने सिर्फ ये जवाब दिया है कि अगर वो करे थ्योरेटिकली तो वो एक उस जगह करेगा जिसका असर सदियों तक दिखे और यूएस की सुप्रीमेसी के आगे ना केवल सिर झुका हो, कोई उठा ना सके। और ये तो पूरी तरह से मयंक सर मानवता के भी खिलाफ हो जाएगा ना, अगर ऐसा इस वक्त किया जाता है तो। और उस वक्त क्योंकि आज हम जापान और इस वक्त के ईरान की बात कर रहे हैं, मयंक सर आप जरा ये भी समझाइएगा, उस वक्त जानकारी सीमित होती थी, आज क्या है सब कुछ लाइव है, रियल टाइम डर भी तो फिर दुनिया में पैदा होगा ना अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो। लवीना जी, इतनी चिंता होती तो वेनेजुएला पे अटैक नहीं होता, मदुरो साहब को उठा के वहां से नहीं लाया गया होता। एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए एक और सूरत हाल मेरे दिमाग में आ रही है और वो है डर्टी बॉम्ब, यानी आप विकिरण जो है वो फैलाएं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना करें। तो जैसे कि कर्नल शेंडर ने बोला है, तेहरान पॉपुलेशन के एरिया में आप एक डर्टी बॉम्ब जो है वो वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आपने उसकी कोर को खोल दिया, वहां से विकिरण जो है धीरे धीरे रिस रहा है और लोगों पर उसका असर हो रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, आपने केमिकल वॉरफेयर नहीं किया, बायोलॉजिकल नहीं किया, लेकिन आपने इस तरीके से इस चीज को सरंजाम दिया, इसका असर भी बहुत दूर तक देखा जा सकता है। तो इस समय क्या हो सकता है, इस पर शायद हम कयास आराइयां लगाते रहें, लेकिन प्रार्थना यही होगी कि अकल जो है वो जल्दी आ जाए, जो कि मुझे आती दिख नहीं रही है। इस समय मुझे युद्ध बढ़ता हुआ और गंदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और गंदगी की कोई सीमा नहीं होती लवीना जी। इस समय सिर्फ हम देख सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। मयंक ये गलत बात है, आप अकल की बात कर दी। अब आपने क्या बात कर रहे हो? उसकी मदर ने कहा ही इज अ इडियट बॉय, मैं क्या करूं? देखिए आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो? पूरी आवाम खड़ी है उसके खिलाफ, नेटो खड़ा है उसके खिलाफ, यूरोप खड़ा है उसके खिलाफ, अपना देश। तो डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं, शैलेंद्र सर, फिर डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह की चेतावनी दे दे या ऐसे संकेत दे, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो ईरान को संदेश दे रहे हैं, बम फोड़ दूंगा, पीछे हट जाओ, घुटनों पर बैठ जाओ वरना बम फोड़ दूंगा। ये छोटे बच्चों का खेल है क्या सर? 48 घंटे के अंदर मैं आपके पावर प्लांट्स पर अटैक कर दूंगा, ये उसी की स्टेटमेंट थी। वो 48 घंटे जिस समय खत्म होने वाले थे उससे 6 घंटे पहले मैं 5 दिन का मॉरेटोरियम देता हूं कि नहीं करूंगा। 5 दिन में जब लास्ट वाले दिन पर आए, अभी मैं 10 दिन का आपको टाइम देता हूं। अब आप बता दीजिए, मैं ये अपना आकलन नहीं दे रहा, मैं अब आपको दे रहा हूं आकलन यूएस का पॉलिटिको फैक्ट नाम की जो और वॉशिंगटन पोस्ट का जो ट्रंप के लिए सर्वे किया गया है, उसमें सीधी सीधी बात करी है, ऑथेंटिसिटी ट्रंप की कहीं कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये मेरा नहीं, यूएस का कहना है। रिलायबिलिटी, ट्रंप बिल्कुल रिलायबल नहीं है, कहीं आउट ऑफ डाउट नहीं डाल रहे हैं। क्रेडिबिलिटी, देखिए वो सिर्फ फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट नहीं है। आप किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें, खर्ग आइलैंड पे मैं आने वाला हूं, मैंने स्ट्राइक कर दिया है, लेकिन मेरी जो फोर्सेस हैं वो हॉर्मुज में आएंगी, लेकिन अगर मुझे हॉर्मुज में आना है तो मुझे सारे कंट्रीज चाहिए, 20 के बजाय 30 चाहिए, 30 के बजाय 40 चाहिए, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि हॉर्मुज अगर नहीं भी होता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताइए, उसकी मदर को मैं कैसे डिस्प्यूट करूं कि ये बच्चा कितना समझदार है और कितना। मयंक सर जी, आपके चैनल ने खुद ही एक बार मैं देख रहा था आंकड़े निकाले थे कि ट्रंप साहब अपने कहे से कितनी बार पलटे हैं, कितना झूठ बोलते हैं। जी हाँ। नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, वो सेलेक्टिवली सच नहीं बोलते हैं। अच्छा ये दोनों अलग बात है। डिप्लोमेसी में बड़ा ओके। महत्व रखता है। तो ट्रंप साहब जो कहते हैं वो शायद करते हैं या करते नहीं हैं, ये हम सिर्फ सोचते रहेंगे और आप सोचते रह जाएंगे, ट्रंप साहब न जाने क्या करके गुजर जाएंगे। लेकिन सुनिए ना मयंक सर, क्या डोनाल्ड ट्रंप, अगर आज हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं तो कहीं ये वो स्ट्रेटजी उनकी यही तो नहीं है कि दुनिया कंफ्यूज रहे और मैं ऐसे स्टेटमेंट दे दूं कि मुगालते में लोग रह जाएं और उसके बाद मैं क्या करूं किसी को मालूम ही ना चले? अगर ये है तो वो तो सक्सेस हो रहे हैं ना इसमें, अगर हम ये बात कर रहे हैं तो आप इसको भी तो हमें डिप्लोमेसी के हिसाब से समझना होगा। हमने सबने ये सोचा था कि जो से वेनेजुएला की बात कर रहे थे, मैं उनका तेल पूरा ले लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, वो अटैक नहीं करेंगे, पर उन्होंने किया। मादुरो को वहां से उठा के ले आए, फिर मैं ईरान को देखूंगा, ईरान पे कुछ देखता हूं कैसे नहीं करते हैं, हॉर्मुज को मैं जारी रखूंगा, ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। तीसरा अभी उनकी निगाह बड़ी है क्यूबा के ऊपर, न जाने क्यूबा में इस समय क्या हाल हो रहा होगा, परंतु ट्रंप साहब जो हैं वो पर सर क्यूबा को तो वहां रशिया का पूरा सपोर्ट है ना, रशिया का सपोर्ट है, लेकिन रशिया का सपोर्ट उस समय वेनेजुएला के साथ में भी था। और क्यूबा के सैनिक जो है मादुरो साहब की रक्षा भी कर रहे थे। देखिए, कुछ भी मानिए, अमेरिका जो है वो एक बड़ी पावर है और उस इलाके में तो खास तौर से रशिया को बहुत दूर से आना पड़ता है, और रशिया का भी एक तेल वाहक जहाज जो है वहां पर पहुंच भी गया है क्यूबा के पास में। तो क्यूबा के पास में जो चीज होगी वो बाद में देखी जाएगी, परंतु ट्रंप साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते, एक कहावत है, येड़ा बन के पेड़ा खाना। तो जिस आदमी ने $7 बिलियन की अपनी पर्सनल बिजनेस एम्पायर खड़ी हो, वो येड़ा नहीं होता,
वो बड़ा सोच समझ के काम करता है। तो उसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके पीछे बहुत मतलब होता है, बहुत अर्थ होता है, दुनिया को घुमाने का, हिलाने का, कहीं सच कभी झूठ, लेकिन अपना उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं और वो वही काम कर रहे हैं इस समय। और शैलेंद्र सर, ऐसा तो नहीं है येड़ा बन के पेड़ा खाना या येड़ा बना के पेड़ा खा लेना, दूसरों को बेवकूफ बना दो या उनको सोच में डाल दो कि आप सोचते रहिए। अब वो एक्चुअली ट्रम्प की हिंदी थोड़ी कमजोर है, वो आपकी भाषा नहीं समझ पाएगा। मैं ट्रम्प की लैंग्वेज में कह देता हूँ। Okay. दिस इज कॉल्ड एज, हमारे जो मिलिट्री को डिप्लोमेसी में कहा जाता है, फॉग ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉग ऑफ डिसइंफॉर्मेशन एंड फॉग ऑफ टोटल इंफॉर्मेशन। आई थिंक वो इस समय बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कर रहे हैं। मैं अगेन एक अच्छी बात करूंगा इस पर, यूएस का कोई भी प्रेसिडेंट अगर किसी सपने में भी कुछ बोलता है या सोचता है, उसके पीछे इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। वो ऐसे नहीं लेता है, वो एक प्रिटेंड करे, वो एक जानबूझकर बात करे, वो एक अलग बात है। अब आपने बात करी क्यूबा, चलिए जी, उसने अगर क्यूबा बोल दिया तो इजराइल ने भी तो पाकिस्तान बोला हुआ है, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान से तो पूछा भी गया है। और अगर आप एक बात बताइए, ये जो सारा मामला चल रहा है, अगर इस मामले को बड़े मैच्योरली मैं देखूं कि अगर कोई कंट्री टेररिज्म में इन्वॉल्व है, क्योंकि दैट इज व्हाट यूएस इज सेइंग कि ईरान, और मैं मानता हूं, मैं ऐसा नहीं है क्योंकि ईरान का कोई भक्त हूं कि ईरान जो है हिजबुल्लाह, हमास, हुती के पीछे बिल्कुल 200% वो है, और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में टेररिज्म कर रही हैं। लेकिन क्या यही टेम्पलेट, यही ठप्पा पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, क्या कोई कंट्री, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन है वो कंट्री, क्या कोई कंट्री अगर इसी तरह उस पाकिस्तान की टेररिज्म को खत्म करता है तो क्या वो ह्यूमैनिटी होगी? आई डोंट थिंक इट विल बी ह्यूमैनिटी अपने आप में। इसीलिए हम पा रहे हैं कि ट्रम्प साहब का प्रोटेस्ट बड़ा तगड़ा है, वो बोलें चाहे कुछ भी, मेरे लिए ये कैरेक्टर डिस्प्ले होता है यूएस का, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, पेट्रो डॉलर्स का। इसी पर जल्दी से मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं, तेल की लड़ाई, वहाँ खाड़ की लड़ाई, ये सब आप साइड रख दीजिए, लेकिन ये आतंकवाद वाली जो लड़ाई है ये दूसरी है। मतलब अगर ईरान कुछ शर्तें रखता है जिसमें वो इस शर्त को शामिल कर देता है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल अटैक नहीं करेगा, तो ये शर्त तो मान ही नहीं सकता ना अमेरिका या इजराइल। तो और अगर अमेरिका बातचीत की बात करता है तो इजराइल उसको करने ही नहीं देगा, क्योंकि वो नेतन्याहू तो कसम खा चुके हैं कि जब तक खात्मा नहीं हो जाता तब तक वो छोड़ेंगे ही नहीं हिजबुल्लाह को। सो मैं तो कह रहा हूं कि यही बात, यही टेम्पलेट दुनिया में सब जगह लगना चाहिए कि कहीं कोई टेररिज्म अगर कर रहा है और उस टेररिज्म को रोकना, ये बढ़िया बात है कि अमेरिका के खिलाफ अगर टेररिज्म हो रही है तो ईरान गिल्टी है, लेकिन किसी और कंट्री के खिलाफ कोई और कंट्री कर रहा है तो ये उसका अपना प्रॉब्लम है। आतंकवाद पर तो मयंक सर जीरो टॉलरेंस, मतलब इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं होनी ऐसा चाहिए। है, ये दुनिया तो इस में पर तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आतंकवाद दुनिया में 9/11 के बाद आया था, ऐसा अमेरिका मानता है। उससे क्योंकि पहले उसके यहाँ आया हाँ, उसकी धरती पर आया था। इसलिए अगर भारत के साथ में ऐसा फेस कर रहा था तो किसी को असर नहीं पड़ रहा था कि भाई भारत का वो आंतरिक मामला है। परंतु जैसे ही 9/11 होता है, अमेरिका को दिखता है कि वॉर और टेरर जो है वो शुरू करनी चाहिए। तो एक वो हिंदी पिक्चर में तो सब्जेक्टिव हो गया ना फिर जी 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 बिल्कुल ठीक है। हिंदी पिक्चर में होता है ना कि मेरा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो अमेरिका का वही हाल है, उसके खिलाफ जिसने टेररिज्म किया वो टेररिस्ट है, बाकी देशों के साथ जो हो रहा है वो उनका आंतरिक मामला है। तो इस समय अमेरिका ने अपना खुद की पॉलिसी का टेस्ट लिया है और इसलिए वो इस चीज में उतरा है कि भाई ईरान जो है वो टेररिज्म फैला रहा है, ऐसा उसका मानना है। और बीबी नेतन्याहू जो उसका खात्मा करने पर तुले हुए हैं। बीबी नेतन्याहू का ध्यान रहे, एक बयान और भी दिया था उन्होंने कि ईरान, और उसके बाद में उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया था। पाकिस्तान देखते रहिए इस युद्ध में अपने आप को खिंचता हुआ पाएगा और खींचमतानी जो है वो जोर से चल रही है। वो तो शैलेंद्र सर, वो तो मध्यस्थता की बात कर रहा है, वो तो खुद को ये डील सॉल्व करा देगा या डील करा देगा, खुद को उसमें मान रहा है। अमेरिका कहता है ईरान आतंकवाद का समर्थक, तो पाकिस्तान क्या वो बहुत अच्छा काम कर रहा है क्या टेररिज्म पर? मुझे ना थोड़ी तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि मैं बहुत तगड़ा एनिमल लवर हूँ। तो इवन इफ पाकिस्तान इज कॉल्ड एज अ टॉमी, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है कि मुझे लगता है मेरा जो अपने डॉग्स हैं वो भी ज्यादा बुरा मान जाएंगे इस बात का। अब आती है बात मध्यस्थता की। यस, मैं मानता हूँ मध्यस्थता कोई भी करा रहा हो, अच्छी बात है अगर वो करा रहा हो, लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं दुनिया की। आपके पास एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि आप पीस लवर हो। अगर पाकिस्तान आप पीस लवर हो, आपका BLA के साथ, TTP के साथ, अफगानिस्तान के साथ, सिंध के साथ, POK के साथ अगर आप शांति बहाल कर पाते हो तो ये अच्छी बात है, आप क्वालिफाई करते हो। मैं तो कहता हूँ आप इमरान खान के साथ ही शांति कर लो तो ही बहुत बड़ी बात है।
इससे बड़ी बात आती है, आपके पास एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि आप पीस एस्टेब्लिश करने की तरफ आपकी रिलायबिलिटी है। पाकिस्तान के पास वो रिलायबिलिटी जरूर है, क्योंकि ये गए थे जॉर्डन में, और जॉर्डन में इन्होंने 25,000 लोगों को मारा था, ब्रिगेडियर जियाउल हक, और वो भी जियाउल हक के नेतृत्व में मारा था। अगर ये आपका बैकग्राउंड है, वेल यस यू क्वालिफाई कि आप किसमें। मैं मानता हूं ये जो क्वालिफिकेशन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है, उसमें एक होता है कंसिस्टेंसी की स्ट्रेंथ होती है। इन सब में मेरा पर्सनल मानना है कि पाकिस्तान बिल्कुल एलिजिबल है, 100% एलिजिबल लेकिन है, peace क्योंकि कहाँ इन हुआ? सब चीजों में वो एक्सट्रीमिज्म, वो आतंकवाद में यहाँ सब जगह क्वालिफाई करता है। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन पीस, जहां शांति की बात आती है, वो तो हर जगह दंगा ही फैलाना चाह रहा है आतंकवाद के जरिए। मयंक सर, देखिए लवीना जी, एक कहावत है कि इफ इन केस यू हैव अ स्लेज हैमर इन योर हैंड, एवरी प्रॉब्लम अपीयर्स टू बी लाइक अ नेल। तो पाकिस्तान के पास में, पाकिस्तान की आर्मी के पास में एक देश है, उसका नाम है पाकिस्तान। तो ये शक्ति जो है हर एक प्रॉब्लम को एक कील की तरह देखती है। तो जहां गड़बड़ हुई, आपने दनादन उस पर बमबारी की। जैसे कि किस्सा हुआ था बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में आपने क्या किया, बलोच के ऊपर ऐसी बर्बरता की, उनको ले गए हेलीकॉप्टर में, उनको वहां से गिराया। बुख्ती साहब का केस हमारे सामने है। वैसे ही बात इनकी पीओजेके में चल रही है, वैसे ही बात गिलगित बल्तिस्तान में चल रही है। सिंध जो है वो अछूता नहीं है। तो प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि अगर आपके पास में सोल्यूशन ही पावर है, तो आपको नेगोशिएटिंग टेबल दिखाई नहीं देती है। और पाकिस्तान की डिक्शनरी मेरे ख्याल से नेगोशिएशन नाम की चीज है नहीं। ओके सर, जल्दी से शैलेंद्र सर आप और मयंक सर, आपका मैं ये क्लोजिंग रिमार्क रहेगा। मैं जल्दी से, चूंकि आज हमारा परमाणु बम ही मुद्दा था, शैलेंद्र सर जल्दी से आप ये बताइए, परमाणु बम फोड़ सकता है क्या अमेरिका? नहीं फोड़ेगा, नहीं फोड़ेगा, अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी अपनी जनता उसे नहीं करने देगी, उसका अपना सीनेट उसको नहीं करने देगा। अगर कहीं बाई चांस कोई छोटे मोटे मॉरल वैल्यूज हैं, वो उसको नहीं करने देंगे, उसका पूरा का पूरा वर्ल्ड उसको ये काम नहीं करने देगा। ओके, किसी कानून को मानता तो वैसे है नहीं अमेरिका, मयंक सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है। अगर वर्स्ट कम टू वर्स्ट डर्टी बॉम्ब का मुझे दिखता है, अगर हो सकता है तो, परंतु सवाल ही पैदा नहीं होता कि परमाणु बम फूटे या परमाणु संयंत्र पर डायरेक्ट अटैक हो, ऐसा मेरा मानना क्योंकि है। इससे बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। इसीलिए आज हमने इस पर चर्चा की कि क्या जापान तो नहीं बनने वाला है ईरान, लेकिन फिलहाल इस स्थिति में अमेरिका तो नजर नहीं आ रहा है। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और परमाणु बम फोड़ने की जब अमेरिका धमकी देता है, तो इस धमकी में कितनी सच्चाई है, मुझे पूरा यकीन है आपको पता चल गया होगा। मुद्दों के महायुद्ध में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।